हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। आपके जीवन में काफ़ी सारी सफलताएं आएं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर्स, जो कि 11 मार्च 2021 के हैं। और थीम आप जानते हैं, इसको दिया गया है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। सोर्सेज भी आप जानते हैं, मेरे बारे में भी आप जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, और हम जानने की कोशिश करेंगे पहले टॉपिक में क्या है। पहला टॉपिक है इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ध्यान से सुनिएगा, काफी ज्यादा न्यूज में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये। देखो, हाल में ही इस रिपोर्ट को द हेरिटेज फाउंडेशन व द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा लॉन्च किया गया था या प्रकाशित किया गया था। यानी कि इसको हाल में ही लॉन्च किया गया है। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को किसने? द हेरिटेज फाउंडेशन व द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है, इसमें क्या बातें बताई गई हैं। तो इस इंडेक्स में 184 यानी कि 184 देशों को 12 पैरामीटर्स के आधार पर रैंक प्रदान की गई है। और इस इंडेक्स में सिंगापुर को प्रथम स्थान, न्यूजीलैंड को दूसरा स्थान तथा ऑस्ट्रेलिया को तीसरा स्थान मिला है। यानी कि इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम अगर कहीं है तो वो है सिंगापुर, और दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, और तीसरे नंबर पर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रीडम है। तो ये तीन के बारे में याद रख लेना। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, भारत कहां पर है। तो भारत को मिला है 56.5 स्कोर मिला है और 121वां स्थान मिला है। यानी कि ये कह रहे हैं कि भारत में इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा नहीं है, लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम ज्यादा नहीं है। इसी वजह से इन्होंने भारत को अनफ्री श्रेणी में रखा है, यानी कि भारत को अनफ्री श्रेणी में रखा है इस रिपोर्ट के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, जिसे हाल में ही द हेरिटेज फाउंडेशन व द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा प्रकाशित किया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, सो प्लीज आप अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और आप देख लीजिए इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है। और यहां पे मैंने ये कटआउट लगाया हुआ है, याहू न्यूज का है। देखो, हांगकांग ड्रॉप्ड फ्रॉम इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स एज पॉलिसीज कंट्रोल्ड फ्रॉम बीजिंग। यानी कि पहले हांगकांग को काफी अच्छी सिचुएशन में रखा जाता था, काफी अच्छी पोजीशन में रखा जाता था, लेकिन देखने को क्या मिल रहा है, अभी देखने को मिल रहा है कि बीजिंग यानी कि चाइना के कंट्रोल की वजह से हांगकांग की रैंकिंग काफी ज्यादा खराब होती चली जा रही है। तो ये भी आपको याद रख लेना है हांगकांग के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बजट में जेंडर अवधारणा। समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी ये जेंडर, महिला सशक्तिकरण, ऐसे शब्द बहुत ज्यादा न्यूज में हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि हाल में ही आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जेंडर बजट की अवधारणा की शुरुआत की गई है। यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कौन से बजट की? तो आप लोग याद रखिएगा, जेंडर बजट की शुरुआत की है। अब क्वेश्चन उठता है, जेंडर बजट का मतलब क्या है। तो देखो, जेंडर बजट का मतलब है कि महिलाओं से संबंधित जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उनके लिए बजट अलग से आवंटित किया जाएगा। उनके लिए बजट अलग से आवंटित किया जाएगा ताकि महिलाओं को व्यवस्थित रूप से उनकी स्कीमों का लाभ मिल सके। इस वजह से आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा जेंडर बजट की अवधारणा की शुरुआत की गई है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये भी आपको याद रख लेना है। राजधानी आप लोग जानते हैं, यहाँ की 3 राजधानियां हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। तो देख लेते हैं एक बार। यहां पे देखिए, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लिखा है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रेजेंट जेंडर बजट। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने जेंडर बजट को इंट्रोड्यूस किया है। देखो, इन द फर्स्ट इट्स काइंड इनिशिएटिव द एपी स्टेट गवर्नमेंट विल प्रेजेंट जेंडर बजट इन द इंश्योरिंग बजट सेशन ऑफ असेंबली। तो बजट सेशन में ये बजट इंट्रोड्यूस किया गया है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बजट, जेंडर बजट किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक है भारत के सैटेलाइट मैन। अगर आपने कल का डूडल देखा हो, तो कल के डूडल में एक फोटो लगाई जा रही थी जो किसकी थी? भारत के महान वैज्ञानिक उडुपी रामचंद्र राव की। और गूगल ने इनका डूडल बनाकर इनको याद किया, जो कि भारत के क्या थे? महान वैज्ञानिक और इसरो के प्रमुख भी रह चुके थे। और 10 मार्च को इनका बर्थडे आता है, तो इसी को यादगार बनाने के लिए डूडल बनाया गया था। अब समझ लेते हैं, इनका जन्म 10 मार्च 1932 को कर्नाटक में हुआ था। और इन्हीं की देखरेख में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था 1975 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। यानी कि अंडर द लीडरशिप ऑफ उडुपी रामचंद्र राव, इंडिया वॉज लॉन्च देयर फर्स्ट सैटेलाइट, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था आर्यभट्टा। तो अंडर इन्हीं के सुपरविजन में हमने अपना पहला क्या सैटेलाइट लॉन्च किया था। याद रखना है, भारत के सैटेलाइट मैन के नाम से किसको जानते हैं? तो उडुपी रामचंद्र राव को जानते हैं। यहां पे देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, गूगल डूडल होनर्स इंडिया सैटेलाइट मैन उडुपी रामचंद्र राव। तो ये आपको याद रख लेना है। यहां पे चलते हैं अगले टॉपिक पर।
अगला टॉपिक है हमारा, वो किससे संबंधित है, तो वो है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। ध्यान से सुनिए क्या है। हाल ही में नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा इस रिपोर्ट को पेश किया गया है। यानी कि रॉकी माउंटेन और हमारा नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को पेश किया है, जिसका नाम है मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया। मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया, इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया, ध्यान से समझिएगा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर भारत में ई वाहनों को बढ़ावा देना है, भारत में ई वाहनों को अगर बढ़ावा देना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाहनों को फाइनेंसिंग की सुविधा ज्यादा देनी पड़ेगी। और वाहनों को जब फाइनेंसिंग की सुविधा ज्यादा मिलेगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे वाहनों को। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, अगर इस रिपोर्ट में बताया गया कि अगर भारत में ई वाहनों को बढ़ावा देना है तो ग्राहकों को फाइनेंसिंग की सुविधा देनी पड़ेगी, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा ई वाहन खरीदें। और ई वाहन से फायदा क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट काफी, जो आजकल बहुत ज्यादा नुकसान में चल रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन काफी खराब हो रही है, तो उससे काफी सुधार होगा। इसलिए इसको लॉन्च किया गया है इन दो के द्वारा, नीति आयोग और रॉकी माउंटेन के द्वारा। यहां पे देखिए, मोबिलाइजिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल फाइनेंसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक है, जो नीति आयोग और रॉकी माउंटेन ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। थोड़ी सी बात मैं यहीं पे नीति आयोग के बारे में आपको बता देता हूं। आप लोग जानते हैं नीति आयोग का मतलब क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्म इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, और इसके चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे पीएम होते हैं। और अभी वर्तमान में जो उसके वाइस चेयरमैन हैं वो राजीव कुमार जी हैं, जबकि इसके प्रथम जो चेयरमैन थे वो अरविंद पनगड़िया जी थे। और इसका जो सीईओ हैं वो वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, अमिताभ कांत जी इसके सीईओ हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि नीति आयोग को किसके स्थान पर बनाया गया था, तो योजना आयोग के स्थान पर किसको, नीति आयोग को बनाया गया था। तो ये बात भी आपको याद रख लेनी है इसके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है महिला मोहल्ला क्लिनिक। ध्यान से सुनिएगा। देखो, हाल में ही दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश किया, और दिल्ली सरकार ने अपना बजट पेश करते हुए कहा कि अब वो है मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर ही महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जिससे कि महिलाएं अपने से संबंधित जो इलाज हैं उनको अपने स्थानीय स्तर पर ही करा सके। इसलिए महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और सरकार ने कहा कि इस योजना के तहत पहले 100 क्लिनिक खोले जाएंगे, जिसमें महिलाएं पास में ही अपने रोगों से संबंधित इलाज करा पाएंगी। अच्छी पहल है। इसी के साथ सरकार ने घोषणा की कि सरकार अपने कुल बजट का 14% यानी कि 14% किस पे खर्च करेगी, हेल्थ पे खर्च करेगी। तो अच्छा इनिशिएटिव है किसका, दिल्ली गवर्नमेंट का। काफी अच्छे काम कर रहे हैं ये लोग हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में। इनको ऐसे ही करते रहें। तो ये आपको याद रखना है, महिला मोहल्ला क्लिनिक किसके द्वारा, तो दिल्ली सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं कौन है, अरविंद केजरीवाल हैं। और यहाँ के उपराज्यपाल हैं कौन, अनिल बैजल जी हैं। तो ये भी आपको याद रख लेना है यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए, न्यू इनिशिएटिव महिला मोहल्ला क्लिनिक अक्रॉस दिल्ली। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है। यहाँ चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है डीआरडीओ ने किया एआईपी का विकास। अब क्वेश्चन उठता है, ये एआईपी है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। अब देखो होता क्या है, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। जो हमारी पनडुब्बीज होती हैं, यानी कि सबमरीन्स जो होती हैं, वो या तो इलेक्ट्रिक होंगी या डीजल होंगी। तो इन इलेक्ट्रिक डीजल पनडुब्बियों को क्या करना पड़ता है कि जब दिन में एक बार इनको वातावरण की ऑक्सीजन लेने ऊपर आना पड़ता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा दिन तक अंदर नहीं रह पाती। लेकिन अगर जो डीआरडीओ के द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जो बनाया गया है, अगर इसको लगा दिया जाता है तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब सबमरीन लंबे समय तक क्या करेंगी, लंबे समय तक बनी रहेंगी पानी में, उन्हें जल्दी से ऊपर नहीं आना पड़ेगा, जिससे कि उनकी सुरक्षा निगरानी और ज्यादा हो जाएगी और वो दुश्मनों की नजरों से बनी रहेंगी। ये सिस्टम को डेवलप किया है किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। अच्छे से याद रख लेना है आपको डीआरडीओ के बारे में, ठीक है। एआईपी तकनीक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके उपयोग से पनडुब्बी लंबे समय तक पानी में रह पाएंगी। अब उन्हें जल्दी से ऊपर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आपको याद रखना है। यहां पे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, डीआरडीओ सक्सेसफुली प्रूव्स लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप ऑफ एआईपी सिस्टम। तो ये उन्होंने एआईपी सिस्टम को लॉन्च किया है और ये डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए काफी महत्वपूर्ण उपयोग हो सकता है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे डीआरडीओ की एआईपी पहल के बारे में। अब आता है अगला टॉपिक है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ईयर ऑफ द अवार्ड। जानने की कोशिश करेंगे किसको मिले हैं। इस साल का यह अवार्ड चेस खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को दिया गया है, यानी कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है, याद रखना है, कोनेरू हम्पी जी को। इसके बाद शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर को क्या मिला है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, जो शूटिंग से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके अलावा धावक जो हमारी जो धावक है हमारी अंजू बेबी जॉर्ज, इनको क्या मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट
अवार्ड से सम्मानित इनको किया गया है। तो ये तीनों बातें याद रखिएगा, तीनों ही बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं, याद रखिएगा ये बात। यहां पे देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, कोनोरू हम्पी विंस बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स मैन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये आपको याद रख लेना है, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा बंडई डैम के बारे में। समझेंगे बंडई डैम क्या है। देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस डैम का उद्घाटन किया, और ये डैम कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का ललितपुर। देखो, अगर मैं यूपी की बात करूं, जस्ट एज्यूम करिए कि ये यूपी का मैप है, तो ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये तो बहुत ज्यादा डेवलप है। यानी कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है, ये बहुत ज्यादा डेवलप है, जबकि ये जो रीजन है, ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का रीजन है, ये अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो अब सरकारों को इस रीजन में काम करना पड़ेगा ताकि ये रीजन भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह डेवलप हो सके। तो ये बातें आपको यहां पे रख लेनी है। तो बंडई डैम कहां पे बनाया गया है, ललितपुर में बंडई रिवर पर ही इस डैम का उद्घाटन किया गया है। साथ ही इन्होंने घोषणा की है कि यहां पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़े, और जब इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो यहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो ये क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कल की न्यूज थी, इसलिए आज ये उद्घाटन किया जाएगा, आप याद रखिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लीजिए, उधर मुख्यमंत्री ने 9 मार्च को दौरे को लेकर, यानी कि 9 मार्च को दौरा करने वाले थे, तो आज उसका उद्घाटन होगा, ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। और कौन सी रिवर पर है, तो बंडई नदी पर ही है निर्मित, ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो ये आपको याद रखना है, बंडई डैम के बारे में, कहां पर है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है ये, और कौन सी रिवर पर है, तो बंडई नदी पर है। तो याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है अफ्रीकी नेतृत्व अवार्ड, यानी कि अफ्रीकी लीडरशिप अवार्ड। हाल में किसको दिया गया है, हाल में यह अवार्ड नाइजर के राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। ये नाइजर के राष्ट्रपति हैं, आप इनको देख सकते हैं, इन्हीं को यह अवार्ड दिया है। अब इनका नाम क्या है, नाइजर महामदाओ इसोउफु बाय हीमैन 5 मिलियन का इनको प्राइज मिला है, जिसका नाम है अफ्रीकन नेतृत्व अवार्ड। अब क्वेश्चन उठता है, मिला क्यों है, तो इनका नेतृत्व, नाइजर में इनका नेतृत्व, जो संघर्ष और विवाद की स्थिति थी उसको समाधान करने के लिए इनको अफ्रीकी नेतृत्व अवार्ड दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है इनके बारे में। यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं नाइजर के बारे में। तो नाइजर कहाँ है, आप ये देख सकते हैं, ये नाइजर है, अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, और इस रीजन में ही आपको एक डेजर्ट भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। तो इसी रीजन में ये देखने को मिलेगा। इसका बाउंड्री टच होती है लीबिया से, चाड से, नाइजीरिया से, फिर यहाँ पे बुर्किना फासो है, यहाँ पे माली है, यहाँ पे अल्जीरिया है, इन सब के साथ ये अपनी बाउंड्री टच करता है। तो याद रख लेना है इसके बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा अभ्यास प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो देख लेते हैं क्या है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है, मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, यानी कि मुख्यमंत्री पद के बारे में पूछा है। मुख्यमंत्री से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 164 में किए गए हैं, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो, यानी कि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो। और दूसरा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जनता के द्वारा की जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन की पहचान करनी है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1 2 3 तीनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जो भी आपका सही आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में करिएगा, जिससे कि आपको भी पता लगे और दूसरों को भी इसका लाभ हो। ठीक है, यही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो लोग इंग्लिश में अटेंड करते हैं वो इंग्लिश में अटेंड करिएगा, जो हिंदी में करते हैं वो हिंदी में करिएगा। ठीक है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगर देखो, पहल जो मेरी ये है करंट अफेयर्स और सारी जो चीजें मैं चला रहा हूं, अगर आपको ये चीजें पसंद आती हैं तो आपको करना क्या है, आप जानते हैं, चैनल को सपोर्ट करना है, आपको इस फैमिली का हिस्सा बनना है और चैनल को प्रमोट करना है, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़ सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जिससे बढ़ाइए इसको आगे और हम सब मिलकर एक अच्छी एजुकेशन की नींव को डाल सके। ठीक है, तो ऐसे ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।